हाय गाइस। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिसर्च एंड एप्टीट्यूड इन अ वेरी इजी लैंग्वेज, जहाँ पे विद नोट्स आपको क्रिस्प पॉइंट्स मिलेंगे विद ट्रिक्स कि हाउ यू कुड रिमेंबर द थिंग्स इन अ वेरी इजी मैनर। साथ में आफ्टर डूइंग दैट वी विल डू द PYQs ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक। नॉट वेस्टिंग द टाइम, मैं स्टार्ट करती हूँ रिसर्च एंड एप्टीट्यूड से। सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ रिसर्च क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी रिसर्च होता है, एग्जांपल आर्यभट्ट ने ज़ीरो का इन्वेंशन किया या ग्रेविटी का इन्वेंशन हुआ या एनीथिंग लाइक दैट। तो कुछ भी इन्वेंशन होता है वो किस लिए होता है, वो इसलिए ही होता है, वो खोज होती है, वो इंक्वायरी होती है, जानने की इच्छा होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तभी तो हम रिसर्च करते हैं। इसलिए ही हमारा ये सब्जेक्ट बना है, क्योंकि हम PhD में रिसर्च करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रिक्स से याद करते हैं कि एक सन है, ठीक है, एक सन है, वो पूछता है अपने पापा से कि सन, जो बच्चे होते हैं वो बहुत इंक्वायरी करना चाहते हैं ना कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसकी डेफिनेशन बेस्ड ऑन इंक्वायरी आती है। ठीक है, तो हम बोलते हैं ऑल प्रोग्रेस इज़ बॉर्न आउट ऑफ इंक्वायरी एंड इंक्वायरी लीड्स टू इन्वेंशन, कि इंक्वायरी की वजह से इन्वेंशन आता है, इसमें और कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अब एक बात करते हैं बेसिक 5 बेसिक मेथड्स टू एक्वायर नॉलेज। ठीक है, अगर हमें कोई भी नॉलेज एक्वायर करनी है, इफ़ यू वांट टू एक्वायर द नॉलेज, ठीक है, तो आप कैसे एक्वायर करोगे? तो आप एक्वायर करोगे एग्ज़ाम्पल इंट्यूशन से। इंट्यूशन मतलब होता है कि जैसे मुझे फीलिंग आई कि मेरे को आज फील हो रहा है कि आज दिन ख़राब जाएगा, एग्ज़ाम्पल, तो मुझे वो गट फीलिंग आई, इमोशन आई, उससे मुझे कुछ नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है कि जब मैं ऐसा सोचती हूँ तो ऐसा होता ही है, तो मेरी नॉलेज क्रिएट होती है। तो नॉलेज ऐसे एक्वायर होती है। मान लो एग्ज़ाम्पल सेकंड है अथॉरिटी। मान लो आपकी कोई टीचर है और आपकी टीचर ने बोला कि आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ के जाओगे तो आपका नंबर अच्छा आएगा, और आपने उसकी बात मान ली, तो आपने नॉलेज एक्वायर करी। आप किसी बड़े से सुन के, किसी नामी किसी से भी सुन के आप कुछ नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, वो अथॉरिटी है। कुछ नॉलेज आपकी रैशनलिज्म के थ्रू एक्वायर होती है। रैशनलिज्म मतलब लॉजिक से, रीजनिंग से। आपको लगता है कि यार ये चीज़ लॉजिकल नहीं है, चाहे ये लिखी हुई है बट मुझे लॉजिक नहीं लगता, आप उससे अपनी नॉलेज जनरेट करते हो, वो रैशनलिज्म होता है। एम्पिरिज्म होता है ऑब्जर्वेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे कि एक बच्चा है, वो देख रहा है कि जो उसके पापा हैं वो उसके बड़े भाई को जब वो डांटते हैं, और क्यों डांटते हैं, क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा है, तो उसके बाद उसका भाई उसे पढ़ता है, तो उसको वो देख के ये जनरेट करता है कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो मुझे डांट लगेगी। उसने कुछ नॉलेज जनरेट करी। तो एग्जाम्पल होता है जो कि जो आप देख के जनरेट कर रहे हो, छोटा बच्चा बड़ों से सीख रहा है, एनीथिंग लाइक दैट, आप एक नॉलेज जनरेट कर रहे हो, तो वो आपका एम्पिरिज्म हो गया। साइंटिफिक मेथड होता है किसी भी फॉर्म में जो आप डाटा कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन गेन करते हो, वो आपकी साइंटिफिक मेथड होता है। इसमें पॉजिटिज्म एंड पोस्ट पॉजिटिज्म का कंसेप्ट आता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल एक बेसिक नॉलेज है। दूसरे डेफिनेशन दी है हमारी क्रेस वेल ने। तो याद रखो, वेल मीन्स होता है कुआं। ठीक है, वेल होता है कुआं, तो वेल इसकी ट्रिक है। जब आप कुएं में जाते हैं ना, तो कुएं में क्या बोलता है, कुएं वाला बंदा बोल रहा है कि रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स। तो मतलब क्या होता है, कुएं में स्टेप्स होते हैं ना, यानी सीढ़ियाँ होती हैं, तो स्टेप्स की बात कर रहा है। रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स टू कलेक्ट एंड एनालाइज द इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसको एनालाइज करना है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। एक और बंदा है जो रिसर्च की डेफिनेशन दे रहा है, उसका नाम है कुक। कुक की डेफिनेशन है जो आपके घर में कुक होता है ना, खाना बनाने वाला। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप एक खाना, जो आपके खाने बनाने वाला कुक होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ें बनाता है। तो इंटेलिजेंट यहाँ पे आ गया, जो आप फैक्ट्स को इंटेलिजेंटली सर्च कर रहे हो, उसकी मीनिंग्स डिराइव कर रहे हो और फिर रिसर्च कर रहे हो, ये कुक की डेफिनेशन होगी। और एग्जांपल में बोल सकती हूँ, जो कुक है ना वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो बहुत सारी बातें बताना है कि रिसर्च कैसी होनी चाहिए। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, बट कुक ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि रिसर्च जो होनी चाहिए वो रैशनल होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। रिसर्च एक एक्सपर्ट द्वारा होनी चाहिए, ठीक है। रिसर्च हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए, एग्जैक्ट रिसर्च होनी चाहिए, और उसमें आपके फैक्ट्स का एनालिसिस होना चाहिए, जैसे कि ये क्यों हो रहा है, व्हाट एंड वाई के क्वेश्चंस होने चाहिए। रिसर्च एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन बेस्ड होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है रिसर्च ऑनेस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि मैंने कोई रिसर्च करी और वो बहुत अपने ही या कास्ट या कम्युनिटी के लिए कुछ फेवरेबल रिसर्च कर दी जो बायस्ड है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। अच्छी रिसर्च होनी चाहिए।
सेकेंड आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि आप रिसर्च करना क्यों चाहते हो भाई। हम इसलिए करना चाहते हैं रिसर्च। देखो इसमें कोई ट्रिक नहीं है। जहाँ पे ट्रिक लग रही है, जैसे कि हडसन मैक्सिमम में हमने ट्रिक लगा ली है, क्रेसवेल में लगा ली है, कुक में लगा ली है, और आगे जाके भी मैंने बहुत ट्रिक्स बनाई हैं, उस पर हम ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। बट फॉर दैट जो सिंपल फैक्ट्स हैं, इस पर ट्रिक नहीं लगा सकते, तो बेसिक नॉलेज है तो वहाँ पर हम नॉर्मल लेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्टिव मतलब कि क्यों करनी है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डूइंग द रिसर्च। तो उसका रीज़न सिंपल, सबसे पहले मैं इसको हटा देती हूँ बिकॉज ये आपको शायद स्क्रीनशॉट्स या लेने में परेशान करेगा। तो लेट्स रिमूव दिस ऑल, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि नाउ द टॉपिक इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। तो ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि रिसर्च क्यों कर रहे हैं हम। यार हम इसलिए रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि हमें किसी के बारे में कुछ जानना है, ठीक है। तो गेन फेमिलियरिटी, मेरे रिव्यू द एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब कि मेरे पास कोई ऑलरेडी नॉलेज है, ठीक है, लेकिन वो नॉलेज कुछ अधूरी है, या फिर वो नॉलेज कह सकते हैं कि उस नॉलेज पे हम और रिसर्च करके उसको इन्हांस कर सकते हैं, इसलिए हम रिसर्च कर रहे हैं। हमें कोई प्रॉब्लम है, उसका हम सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, इसलिए रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्ट न्यू प्रोसीजर, या हम कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं नॉलेज को। तो बेसिकली इट्स वेरी नॉर्मल कि हम इसलिए रिसर्च कर रहे हैं। नाउ आता है मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च, कि मैं कहती हूँ कि मैं रिसर्च क्यों करूँ। कोई भी रिसर्चर रिसर्च क्यों करता है, क्योंकि एक नॉर्मल चीज़ होती है कि उसको एक रिसर्च डिग्री मिलती है, उसको एफिलिएशन मिलती है कि हाँ यार उसने रिसर्च की है। कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, तो आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी सेटिस्फेक्शन, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन भी आती है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक बंदा है बोनो, ठीक है, वैसे एक टर्म मजाक ऐसे बोलना नहीं चाहिए, जैसे ड्वार्फ जो लोग होते हैं उनको हम बोनो बोलते हैं लाइक, ठीक है, तो उसको हम बोल रहे हैं। तो एक बंदा है बोनो, वो हैट पहनता है, 6 तरीके की हैट्स वो पहनता है, और जो हर हैट है वो दिखा रही है एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ रिसर्च, ठीक है। क्या दिखा रही है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, सॉरी माई स्पेलिंग इज़ रॉन्ग, ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ रिसर्च दिखा रही है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आती हैं, हम याद करते हैं रेड हेड से। रेड मीन्स हर्ट, ठीक है। तो हर्ट मीन्स इमोशंस। जो रिसर्च लाइक देखने का तरीका, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं ना, बेसिकली पर्सपेक्टिव्स को बताती है, रिसर्च के पर्सपेक्टिव को हर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। इमोशनल जैसे कि गट और इंट्यूशन फील रेड हेड को दिखाती है। ब्लैक हेड आपको दिखाती है नेगेटिव। ब्लैक मतलब क्या होता है, काला जादू एग्जाम्पल बोलते हैं ना, तो वो होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो मीन्स कि क्यों रिसर्च नहीं हो सकती, क्यों ये हार्ड है, वाई इट इज़ सो हार्ड। येलो हेड दिखाती है, जब भी हम सिग्नल पे खड़े होते हैं तो येलो मीन्स होता है कि तैयार हो जाओ काइंड ऑफ। तो ये पॉजिटिव को दिखाती है, मतलब येलो मीन्स आपको होप दिखाती है, एक ब्राइट साइड दिखाती है। ग्रीन हैट इज़ ऑलवेज अबाउट क्रिएटिव थिंग्स, तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ क्रिएटिव, ठीक है। ग्रीन हैट इज़ मोस्टली अबाउट क्रिएटिव थिंग्स, ठीक है, जो नए आइडियाज़, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करती है। ब्लू हैट, देखो ब्लू होता है ना, ब्लू क्या है, प्रोसेस है, ब्लू प्रोसेस, ठीक है, तो ये प्रोसेस को दिखाती है। और वाइट हैट, जब भी कोई वाइट कपड़ों में होता है तो हम उसको बोलते हैं वो पॉलिटिशियन होता है, ठीक है। और जो पॉलिटिशियन होता है, ठीक है, उससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, तो इसको ट्रिक ऐसे तो पॉलिटिशियन के थ्रू याद कर सकते हैं कि जो पॉलिटिशियन होता है उससे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये फैक्ट्स, फिगर और डाटा की बात करती है, राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ दैट कि रिसर्च इज़ नेवर एंडिंग। रिसर्च कभी भी ख़त्म नहीं होती, जैसे मैंने पॉइंट में लिखा हुआ है, रिसर्च इज़ नेवर एंडिंग। दैट मीन्स कि कोई भी रिसर्च है वो कभी ख़त्म नहीं होती। मान लो कि मैंने रिसर्च करी, कोई और बंदा है, उसको लगा कि ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो उस पर और रिसर्च कर रहा है, क्योंकि नॉलेज तो जनरेट होती रहती है, नॉलेज अपार है, तो इसलिए कह सकते हैं रिसर्च इज़ नेवर एंडिंग, अ वेरी गुड थिंग दैट वी शुड जॉट डाउन। नाउ बाउंड्रीज ऑफ रिसर्च, जो रिसर्च होती है ना वो इनलार्ज होती है। हम किसी भी हॉराइजन में, किसी भी फील्ड में ओपन मल्टीपल फैक्ट्स कलेक्ट करके, मल्टीपल लोगों से बात करके हम रिसर्च को कलेक्ट कर सकते हैं, यानी इसको इन्हांस कर सकते हैं, एनलार्ज कर सकते हैं। लेकिन जो उसका रिजल्ट होता है वो बहुत कन्फाइंड होता है, क्योंकि रिजल्ट निकल के आता है वो साइंटिफिकली प्रूवन होता है, तो इसलिए रिसर्च इज़ लाइक कन्फाइंड एंड साइंटिफिकली प्रूवन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसमें मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप फोकस कर सकते हैं इज़ अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। दो ऑब्जेक्टिव, हम दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद करेंगे। एक याद कर लीजिए आप टर्म ऑब्जेक्टिव, राइट, एक याद कर लीजिए रिलायबल, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो इसको याद करने का तरीका बताती हूँ, ट्रिक है इसकी।
MCQ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है ना, MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, जब हमारी टीचर होती है, जब कहती है कि यार तुम जब MCQ सॉल्व करना ना, किसी से पूछना मत, बायस मत होना या किसी को बताना मत, या फिर जब मैं आपके MCQ चेक करूँगी, एज अ टीचर MCQ चेक करते हैं तो हम बोलते हैं कि मैं किसी को बायस नहीं हो सकती कि मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, इसको ज़्यादा नंबर दे दूँ या कम नंबर दे दूँ। तो ऐसे याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब कोई भी आपको रिसर्च करनी है उसके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। बहुत बेस्ट एग्जांपल दे के जाती हूँ कि मान लो मैं सैम्पल कलेक्ट कर रही हूँ अबाउट एनीथिंग, मैं कोई भी सैम्पल कलेक्ट करती हूँ, उसमें कुछ MCQ क्वेश्चन है जैसे ABC एग्जाम्पल, और मैंने एक्स कम्युनिटी से वो सैम्पल रिसर्च करवाया है और मुझे वो एक्स कम्युनिटी पसंद नहीं है, या फिर मुझे एक्स कम्युनिटी बहुत ज़्यादा पसंद है एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूँगी, उस बेस पे हो सकता है कि मैं रिसर्च सही से ना करूँ, मुझे नहीं पसंद तो मैं उसके व्यूज़ अच्छे से ना लूँ या उनसे पूछूँ ही ना, या ज़्यादा पसंद है तो उनसे ज़्यादा पूछूँ, तो ऐसे करूँगी तो मेरा रिसर्च अच्छा नहीं हो पाएगा, वो बायस्ड होगा। तो रिसर्च शुड बी ऑलवेज़ ऑब्जेक्टिव, वो बायस नहीं होना चाहिए। अगर वो बायस होगा तो आपका जो डाटा है, जो रिज़ल्ट है, वो अच्छा नहीं आएगा और आपका रिसर्च फेल हो जाएगा। सेकंड इज़ रिलायबिलिटी। देखो इसकी ट्रिक क्या है रिलायबिलिटी की, ठीक है, इसकी ट्रिक है लाइक फ्रेंड पे रिलाई करना, फ्रेंड लगा लीजिए, ठीक है। जैसे कोई आपका बेस्ट फ्रेंड होता है तो वो बोलता है कि यार मैं तो अपने ना फ्रेंड पे बहुत रिलाई करता हूँ, तो एक तो ये तरीका होता है। लेकिन एग्जाम्पल इसको याद करेंगे, रिलाई क्यों करता हूँ मैं अपने फ्रेंड पे, रिलाई मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि वो मेरा कंसिस्टेंट बेस्ट फ्रेंड है 5 ईयर्स से, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी, ये टर्म, इसको याद करने का तरीका है, ये ट्रिक है, इसलिए मैं बता रही हूँ। रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी, मीन्स जो आपका रिजल्ट है ना वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। कल एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिंपल एग्जाम्पल से याद कर लो, ठीक है। जैसे कि मैंने आज मैंने रिसर्च किया और मुझे उस रिसर्च का ये रिज़ल्ट मिला, एक्स रिज़ल्ट मिला, मैं दोबारा रिसर्च करती हूँ उसी पॉपुलेशन पे और मुझे जो रिज़ल्ट है वो वाई मिला, दैट मीन्स कि मेरी रिसर्च रिलायबल नहीं है। रिलायबल मतलब होता है कि मेरे को उस पॉपुलेशन पे अगर मैं सेम प्रोसीजर यानी MCQ क्वेश्चन पूछ के रिज़ल्ट निकाला है, तो जब मैं हर बार उसी पॉपुलेशन पे रिसर्च करूँगी तो मुझे सेम ही रिज़ल्ट मिलना चाहिए, अदरवाइज़ मेरी रिसर्च अच्छी नहीं मानी जाएगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस इज़ रिलायबिलिटी। 4 तरीके से हम जनरली देखते हैं इम्पॉर्टेंट, और इसकी भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आपको डिस्टर्ब ना करें, एंड ट्रिक्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की। तो हम याद कर देते हैं कि 4 तरीके की रिलायबिलिटी होती हैं। इंटर-रेटर रिलायबिलिटी, टेस्ट रिलायबिलिटी, ओ माय गॉड व्हाट इज़ दिस, इट शुड बी रिमूव्ड, थैंक यू फॉर द पेशेंस, या ठीक है। इंटर-रेटर रिलायबिलिटी, टेस्ट रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी एंड पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी एंड स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। आज हम इतना ही करेंगे। तो क्या होता है इंटर-रेटर, सबसे पहले बात करो, इसकी ट्रिक है इंटर स्कूल, ठीक है। जैसे हम कहते थे स्कूल में कंपटीशन होते हैं ना, इंटर स्कूल कंपटीशन हो गया, इंटर डिबेट हो रहा है, इंटर डांस हो रहा है, ठीक है। तो उसको याद करते हैं, जब हम इंटर डिबेट इंटर डांस करते हैं तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना उसमें, जैसे कि एक पार्टिसिपेंट ये है, एक पार्टिसिपेंट ये है, एक पार्टिसिपेंट ये है, ठीक है। तो जो ये मैं टिक कर रही हूँ ना, आप बस इसको याद कर लो और इससे आपका इंटर-रेटर रिलायबिलिटी क्लियर हो जाएगा। देखो मान लो ये एक रिसर्चर है, दूसरा रिसर्चर है, तीसरा है, चौथा है। इन्होंने क्या करा, सेम पॉपुलेशन पे जाके, ठीक है, सेम पॉपुलेशन पे जाके रिसर्च करा, और इसमें एक ही टाइम पे ये लोग रिसर्च कर रहे हैं। इसका रिज़ल्ट निकला R1, इसका R2, इसका R3, इसका R4, डिफरेंट रिज़ल्ट निकल रहे हैं, समझ रहे हो। तो अब कहते हैं अगर सेम रिज़ल्ट आते हैं, सेम रिज़ल्ट आने चाहिए, क्योंकि हमने बोला ना कंसिस्टेंट रिज़ल्ट होने चाहिए। अगर सेम रिज़ल्ट आते हैं तो इंटर-रेटर रिलायबिलिटी अच्छी है, इट्स इंक्रीज़, और अगर डिफरेंट रिज़ल्ट आ रहे हैं तो इंटर-रेटर रिलायबिलिटी सही नहीं है, कम है। तो इसका एक तो ये जो चार्ट मैंने ये बनाया है, आप इसको याद करके इंटर-रेटर से याद कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप इस डेफिनेशन को याद रखेंगे तो भी आपको कहीं अगर एग्ज़ाम में आ जाती है तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलती है
देखो आपने ये पढ़ लिया है तो अब डेफिनेशन ईजी हो जाएगी। डू यू गेट द सेम रिजल्ट व्हेन डिफरेंट पीपल कंडक्ट द सेम मेजरमेंट? क्या आपको सेम रिजल्ट मिलते हैं जब डिफरेंट लोग वही रिसर्च एक्सपेरिमेंट करते हैं? जैसे एग्जाम्पल है ईजी, इंटर से याद करेंगे, इंटर स्कूल डिफरेंट लोग होते हैं तो डिफरेंट लोग से हम जज कर लेंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज टेस्ट रिटेस्ट। आप देखो टेस्ट रिटेस्ट को याद करने के लिए आप बेस्ट एग्जाम्पल याद करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी मैं कह सकती हूँ आपको बुखार आ गया आपको, इस सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ। टेम्परेचर मतलब क्या होता है? जैसे टेम्परेचर होता है तो मैं क्या, टेम्परेचर ऐसा होता है कि अभी नापा है फिर 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद, तो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है ना कि 6 घंटे बाद 3 घंटे बाद मैं टेम्परेचर मापती हूँ। जैसे कि मैंने 7 बजे टेम्परेचर करा तो 100 था, 12 बजे इतना था, 8 बजे इतना था। तो ये टेस्ट रिटेस्ट पीरियड जो होती है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है। तो मैंने बोला ना इसका टेम्परेचर याद कर लो, उससे आपको याद हो जाएगा। एग्जाम्पल देती हूँ, रिसर्च के फॉर्म में IQ टेस्ट है। मैंने कुछ बच्चों का IQ टेस्ट किया, फर्स्ट मंथ में मैंने IQ टेस्ट किया वो X था। आफ्टर 3 मंथ्स मान लो उस बच्चों को हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को पॉजिटिव करते हैं, उसका डिप्रेशन हटाते हैं, XYZ कुछ भी करते हैं, ठीक है। और उसका दूसरी बात, उसका जो ये है रिसर्च जब हम दोबारा करते हैं उन्हीं बच्चों पे तो हमारा जो रिजल्ट है वो वही आता है। तो रिजल्ट डिफरेंट है, इसका मतलब टेस्ट रिटेस्ट लाइबिलिटी इज़ लो, ईजी, नथिंग दैट। और इसमें जो ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, इसमें आगे जाके आएगा कंट्रोल फैक्टर। कभी कभार क्या होता है बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं, किसी टाइम होता है कि हम बच्चे को बहुत सारा पढ़ा देते हैं, तो वो हम बाद में आएंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है आपको याद करने के लिए। सेकेंड इज़ इंटरनल कंसिस्टेंसी, और इंटरनल कंसिस्टेंसी के अंदर ही स्प्लिट हाफ मेथड आता है जो हम बाद में करेंगे, मतलब अभी करेंगे, ठीक है। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होता है? ये चार्ट है ना जो मैंने ये बनाया है, मतलब ये डायग्राम, इसको याद कर लो, ठीक है। जैसे ये पेपर है, मान लो इसका ये फर्स्ट पार्ट है, इसका ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। और मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे सेल्फ एस्टीम के ऊपर। तो सेल्फ एस्टीम के ऊपर जब मैंने क्वेश्चंस पूछे तो जो मेरा जो पेपर है ना, वो मेरा पेपर है, वो पूरा पेपर सेल्फ एस्टीम के ऊपर ही बेस्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरा ऊपर वाला जो पेपर है वो किसी और मैटर पे बात कर रहा है और नीचे वाला पेपर किसी और मैटर पे बात कर रहा है। तो उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होना चाहिए, तभी हमारा रिसर्च सही से कंडक्ट हो पाएगा। तो इसका डेफिनेशन ये है, डू यू गेट द सेम रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द टेस्ट दैट आर डिज़ाइन टू मेजर द सेम थिंग, ईजी, ठीक है। तो इसको इंटरनल मतलब क्या होता है? इंटरनल एग्जाम्स होते हैं ना, तो इंटरनल एग्जाम्स में हम एक ही पेपर में टेस्ट देते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं। पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी कंफ्यूज करेगा आपको इंटरनल कंसिस्टेंसी से, ठीक है। बट इसमें जो पहला जो हम पढ़ रहे थे उसमें हम एक ही पेपर दे रहे हैं, और अब फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हम कंपेयर करें। पैरेलल फॉर्म में क्या होता है? हम 2 पेपर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं देती हूँ कि 50 स्टूडेंट्स है ना, 50 स्टूडेंट्स को मैंने एंशंट पेपर 1 दिया, फिर उन्हीं 50 स्टूडेंट्स को एंशंट का पेपर 2 दिया, ठीक है। मान लो इसमें इसका रिज़ल्ट X आया, इसमें भी इसका रिज़ल्ट X आया, दैट मीन्स कि हमारी रिसर्च वैलिड है, रिलायबिलिटी अच्छी है कि दोनों जो पेपर बने थे वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे बने थे, या जो बच्चों का चीज़ है वो IQ सेम लेवल पे है, वो हम जज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्म A था उसमें कुछ कॉम्प्रिहेंशन थे, फॉर्म 2 में कुछ कॉम्प्रिहेंशन थे, कॉम्प्रिहेंशन में ऐसे टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो हम जब कंपेयर करें उन बच्चों को तो वो सिमिलर रिजल्ट देने चाहिए। जो स्प्लिट हाफ मेथड है वो इंटरनल कंसिस्टेंसी के अंदर ही आता है। स्प्लिट मतलब स्प्लिट कर दिया, और ये इसी का ही पार्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत इजीली हम कह सकते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हम कह सकते हैं हमने रिसर्च एंड एप्टीट्यूड में हडसन मैक्सिमम की डेफिनेशन पढ़ी, हमने क्रेसवेल की डेफिनेशन पढ़ी, हमने कुक की डेफिनेशन पढ़ी, हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च पढ़े, हमने एडवर्ड डी बोनो की 6 थिंकिंग हैट्स के बारे में पढ़ा विद ट्रिक्स की उसको कैसे याद कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा रिसर्च इज़ नेवर एंडिंग एंड रिसर्च इज़ ओपन एंड लार्ज। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिविटी पढ़ा, ऑब्जेक्टिव को भी हमने ट्रिक्स से याद किया कि वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, दैट मीन्स अनबायस्ड होनी चाहिए। रिलायबिलिटी पढ़ा, रिलायबिलिटी में हमने इंटरप्रेटर पढ़ा, उसकी भी ट्रिक याद करी। उसके बाद हमने टेस्ट पे टेस्ट पढ़ा, उसकी भी ट्रिक याद करी। इंटरनल कंसिस्टेंसी जिसके अंदर स्प्लिट हाफ भी आता है, एंड पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी। फॉर दैट वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो with a good tricks. Thank you so much for today. Bye bye, see you soon.